Good morning, students. Today's topic is, will the land sustain? What do you mean by sustain? क्या लैंड कंटिन्यू सर्वाइव कर पाती है? सर्वाइव अब आप बोलेंगे ये तो कोई लिविंग थिंग तो है नहीं, ठीक है, लेकिन क्या लैंड अपनी उपजाऊता हमेशा बनाए रखती है? इसके बारे में क्वेश्चन मार्क लगा रखा है आगे, तो हम जानेंगे, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था मॉडर्न फार्मिंग के बारे में, हमने जाना था मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में। अब उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए कि मॉडर्न फार्मिंग में जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा HYV सीड्स के बारे में, ठीक है, हमने पढ़ा फर्टिलाइज़र्स और केमिकल फर्टिलाइज़र्स यू कैन से, ठीक है, उसके बारे में, पेस्टिसाइड्स के बारे में। तो अब हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है मॉडर्न फार्मिंग का लैंड के ऊपर, और कैसे हमारी जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी होती है और कैसे अपनी फर्टिलिटी वो खोती है, ठीक है। लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्स, लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है। इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़, इसीलिए ज़रूरी है कि उसका यूज़ करते टाइम हम बहुत केयरफुली उसको यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि जो कोई भी नेचुरल रिसोर्स होता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, उसे बनने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि वो नेचुरली प्रोड्यूस होता है। प्लस हमारी जिस हिसाब से डिमांड बढ़ती है, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से उसको कवर करने के लिए उतनी सप्लाई होना ज़रूरी है और उसके लिए नेचुरल रिसोर्स को बचा के रखना ज़रूरी है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट्स दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस। साइंटिफिक रिपोर्ट्स बताती है कि मॉडर्न फार्मिंग ने ओवर यूज़ कर लिया है नेचुरल रिसोर्सेज को। ओवर यूज़ करना मतलब ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना, ठीक है, और कोई भी चीज़ की अति यानी ज़्यादा क्या होती है, खराबी होती है, ठीक है। इन मैनी एरियाज ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। मैनी एरियाज, बहुत सारे एरियाज में ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो एसोसिएटेड है विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ, देखिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स के ज़्यादा यूज़ की वजह से सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो रही है। फर्टिलिटी मतलब अपनी उपजाऊपनता, यानी अपनी उपजाऊता खो रही है, अपनी फर्टिलिटी खो रही है, ठीक है। कैसे खो रही है? क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ आ रहे हैं इस वजह से। और केमिकल फर्टिलाइजर्स कहाँ से आए? ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद आए, ठीक है। ऑल्सो कॉन्टीन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल्स, इतना ही नहीं, कंटिन्यू यूज़ हो रहा है ट्यूबवेल के थ्रू ग्राउंड वाटर इरिगेशन के लिए। इसकी वजह से वाटर टेबल भी क्या हो रही है? डिप्लेट हो रही है। डिप्लेट मतलब डिप्लेशन मतलब कम होना, ख़त्म होना, डिस्ट्रॉय होना, ठीक है। तो मतलब नेचुरल रिसोर्स के अंदर एक तो लैंड अपनी फर्टिलिटी खो रही है, ऊपर से वाटर जो है अपना वाटर लेवल खो रहा है, वाटर टेबल क्या हो रही है? डिप्लेशन में जा रही है, ख़त्म हो रही है। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जो हमारे हैं लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स। अपनी जो सॉइल फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर है उनको बनने में काफ़ी साल लग जाते हैं, क्योंकि ये नेचुरली डेवलप होते हैं। वंस डिस्ट्रॉयड, एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीस्टोर देम। एक बार अगर ये ख़त्म हो गए ना तो इन्हें फिर से रीस्टोर करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट, इसीलिए हमें हमारे पर्यावरण, हमारे एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए टू एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ताकि हम जो भविष्य में आने वाले अपनी खेती हैं उसको क्या कर सकते हैं? सुनिश्चित कर सके, अश्योर कर सके, ठीक है। इधर आ जाइए, ये पर्पल बॉक्स यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स विच डिजॉल्व इन वाटर। केमिकल फर्टिलाइजर्स हमें मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं जो कि जल्दी से पानी में घुल जाते हैं, और कहाँ तक पहुँच जाते हैं? इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स, और घुल करके पानी में घुल करके प्लांट्स तक इमीडिएटली पहुँच जाते हैं। बट दीज मे नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल, लेकिन ये सॉइल के अंदर ज़्यादा देर नहीं रह पाते, रिटेन नहीं कर पाती सॉइल इनको काफ़ी टाइम तक, और ये क्या हो जाता है? एस्केप हो जाते हैं, छूट जाते हैं सॉइल से, और कहाँ चले जाते हैं? ग्राउंड वाटर में। तो ग्राउंड वाटर में जाके ग्राउंड वाटर को ये पॉल्यूट करते हैं। और इतना ही नहीं, ये रिवर्स और लेग्स को भी पॉल्यूट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया। केमिकल फर्टिलाइजर्स बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी मार देते हैं। किल मतलब मार देना, ख़त्म कर देना सॉइल में से, तो सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती है। दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज़, यानी इसके यूज़ करने के कुछ टाइम बाद द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल। सॉइल क्या हो जाती है? अपनी उपजाऊता खोने लगती है देन एवर बिफोर, यानी आज से पहले उसकी जितनी उपजाऊता थी उससे कम हो जाती है उसकी फर्टिलिटी। द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज़ हाईएस्ट। सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स पंजाब में यूज़ किए जाते हैं हमारे देश के अंदर। द कॉन्टीन्यूस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज़ लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ, यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स को कॉन्टीन्यूस यूज़ करना भी
सॉइल की हेल्थ को ख़राब करने जैसा है। पंजाब के फार्मर्स को फोर्स किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करें ताकि वो प्रोडक्शन अचीव कर सके जो कि वहाँ पर रिक्वायर्ड है, एंड अदर इनपुट्स टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल। दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, इसीलिए वहाँ की जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है इज राइजिंग वेरी फास्ट। वहाँ पे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत ही जल्दी बढ़ती जा रही है क्योंकि वहाँ पर सारा का सारा जो खेती है, फार्मिंग है, वो कैसी हो रही है, मॉडर्न फार्मिंग, यानी उसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, फोर्थ पॉइंट है हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के अंदर किस तरीके से फार्मर्स के बीच में लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। देखिए, आपको ये रियलाइज होना चाहिए, मतलब होना ही चाहिए कि किस तरीके से लैंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है फार्मिंग के लिए। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। Unfortunately means दुर्भाग्यवश not all the people engaged in agriculture have sufficient land। वो सारे इंसान जो एग्रीकल्चर में engaged है या involved है उनके पास कल्टीवेशन के लिए enough land नहीं है। In Palampur, about 1/3 of the 450 families are landless। 450 families around, क्या हाँ मतलब पालमपुर के अंदर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस, मतलब 1/3 ऑफ 450 का 1/3 जो फैमिलीज हैं वो लैंडलेस हैं। दैट इज 150 मीन्स 450 का 1/3 कितना होता है, 150। तो टोटल 450 फैमिलीज में से 150 फैमिलीज जो है वो लैंडलेस हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है कल्टीवेशन के लिए। मोस्ट ऑफ दैम दलित्स, उनमें से कुछ जो हैं, कुछ नहीं बहुत, मतलब मोस्ट ऑफ दैम यानी ज़्यादातर उनमें से क्या हैं, दलित्स हैं। हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन, उनके पास कोई लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, और जो बाकी रिमेनिंग फैमिलीज बची है, मतलब 450 माइनस 150, ठीक है, तो कितना बचा, 300। ठीक है, तो जो 300 फैमिलीज हैं उसमें से भी 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टर्स इन साइज। उनमें से भी 240 फैमिलीज तो बहुत छोटी लैंड पे, छोटे प्लॉट पे काम करती है जो कि 2 हेक्टर से भी कम है साइज में। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर्स, और इतने छोटे प्लॉट पे काम करने से जो प्रोडक्शन होता है वो इतना नहीं हो पाता, इतना इनफ नहीं हो पाता कि फैमिली चला सके, अपनी फैमिली चला सके फार्मर, मतलब उसकी जो इनकम है वो इतनी नहीं हो पाती। ठीक है, इसको इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है आपको इस पैराग्राफ के अंदर, और बताया गया है कि पालमपुर में टोटल 450 अगर फैमिलीज हैं तो उसके अंदर से 150 फैमिलीज तो दलित की हैं जिनके पास लैंड ही नहीं है, और रिमेनिंग जो फैमिलीज है उसमें से भी 240 फैमिलीज के पास तो बहुत ही छोटे प्लॉट्स हैं जिसके ऊपर इनफ प्रोडक्शन नहीं हो पाता, और उसकी वजह से जो फार्मर है उसकी इनकम इनफ नहीं होती अपनी फैमिली को चलाने के लिए। In 1960, Govind was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land। 1960 के अंदर गोविंद नाम का एक फार्मर जिसके पास 2.25 एकर्स की क्या थी, ज़मीन थी, वो भी कौन सी थी, अनइरिगेटेड लैंड थी। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स, उसने अपने 3 बच्चों की मदद से गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड, उसने अपनी लैंड को कल्टिवेट किया। दो दे डिडंट लिव वेरी कंफर्टेबली, द फैमिली मैनेज टू फीड इटसेल्फ विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम 1 बुफेलो दैट द फैमिली पजेस्ड। हालांकि वो इतने कंफर्टेबल तरीके से अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे थे, फिर भी जैसे तैसे फैमिली मैनेज कर रही थी, अपने आप को फीड कर रही थी। जो भी एक्स्ट्रा इनकम होती थी उनकी, क्योंकि उनके पास एक बुफेलो थी, उसकी वजह से उनको थोड़ी बहुत क्या हो जाती थी, एक्स्ट्रा इनकम हो जाती थी, और उसी से वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। सम ईयर्स आफ्टर गोविंद्स डेथ, लेकिन गोविंद की डेथ के बाद दिस लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग 3 सन्स। अब ये जो ज़मीन थी वो 3 में बंटवारा हो गया उस ज़मीन का, क्योंकि उसके 3 बेटे थे। ईच वन
now has a plot of land that is only 0.75 hectares in size, और अब हर एक के पास कितना हिस्सा आया 0.75 hectares in size. Even with improved irrigation and modern farming methods, Govind sons are not able to make a living from their land. वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ करते थे, बावजूद इसके वो मैनेज नहीं कर पाए अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए पैसे को. क्यों? क्योंकि उनके जो लैंड थी वो पहले तो एक साथ काम करते थे, एक ही लैंड का टुकड़ा था तो 2.25 थी, लेकिन गोविंद की डेथ के बाद वो जो ज़मीन का टुकड़ा था वो और ज़्यादा क्या हो गया, डिवाइड हो गया. किसके अंदर? 3 बेटों में. तो उनके पास कितना पाती आया 0.75, यानी बहुत छोटा हिस्सा एक ज़मीन का रह गया. तो भले ही वो उसके ऊपर मॉडर्न फार्मिंग करते थे, लेकिन फिर भी गोविंद सन्स आर नॉट एबल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम देयर लैंड. मतलब बावजूद उसके भी वो उसमें से कुछ कमा नहीं पा रहे थे. दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर. उन्हें दूसरे एडिशनल वर्क के लिए देखना पड़ता था साल में, क्योंकि वो अपनी जीविका नहीं चला पा रहे थे. तो अब आप समझ रहे हैं कि लैंड जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. किसके लिए? फार्मिंग के लिए ऑब्वियसली. और लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होना चाहिए? एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि उसके ऊपर उगने वाले जो धान है, जो प्रोडक्शन है, वो इतना तो फार्मर के लिए करे एटलीस्ट कि वो उससे अपनी लाइवलीहुड चला सके. ठीक है. यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर. देखिए आपने इस पिक्चर के अंदर देख रखा है कि किस तरीके से छोटे छोटे प्लॉट्स फैले हुए हैं विलेज के अंदर. ठीक है, छोटे छोटे प्लॉट कैसे कटे हुए हैं. दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स, और इनको कल्टिवेट करने वाले छोटे फार्मर्स हैं. ऑन द अदर हैंड, और दूसरे हाथ पर मतलब इसके ऑपोजिट, मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्जर. देखिए इधर देखिए आप, एक पार्ट के अंदर तो कितने छोटे छोटे प्लॉट्स हैं. ठीक है, और इनको कल्टीवेट करने वाले छोटे छोटे फार्मर्स हैं. देखो एक प्लॉट में तो कितने सारे प्लॉट काटे हुए हैं छोटे छोटे. ठीक है, अब इतनी सी ज़मीन पे उगाएंगे तो कितना उगा लेंगे? अपनी फैमिली को फीड कर सके ना उतना बस. आप उसके सिवा बेचने जितना तो उस पर उगेगा ही नहीं. ठीक है, वहीं आप दूसरी तरफ देखिए, एक मतलब गांव के एक हिस्से में जहाँ इतने छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, वहीं पर दूसरे हिस्से में कितने बड़े बड़े प्लॉट्स हैं. देख रहे हैं ना आप. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज. आप देख सकते हैं कि विलेज के आधे हिस्से में या फिर आधे से ज़्यादा हिस्से में बड़े बड़े प्लॉट्स कटे हुए हैं. ठीक है. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares. पालमपुर के अंदर अराउंड 60 फैमिली ऐसी है जो कि मीडियम और लार्ज फार्मर कहलाती है, मतलब मीडियम या लार्ज लैंड्स पे कल्टीवेशन करती है. ठीक है, जो कि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा होते हैं. अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टर्स और मोर. और कुछ ही ऐसे लार्ज फार्मर्स हैं जिनकी लैंड 10 हेक्टर्स से भी ज़्यादा है. 10 हेक्टर्स हैं या फिर उससे भी ज़्यादा हैं. इज इट क्लियर? मतलब आपको इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बता दिया है पूरा कि कुछ स्मॉल फार्मर्स है, कुछ मीडियम हैं, तो कुछ लार्ज प्लॉट्स को क्या करते हैं? कल्टीवेट करते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आई होप आपको समझ में आया होगा. फिर से रीड कीजिएगा, प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा. थैंक यू.